गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू ई क्लासेस। कल पार्ट 1 हम कर चुके थे 22nd पोयम वीरों का कैसा हो बसंत। अब हम पार्ट 2 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कल हमने यहाँ तक कर लिया था कि मिलने आए हैं आदि अंत की। एक तरफ धरती जो है दुल्हन के वेश में खड़ी है, ऐसे लग रहा है पूरी की पूरी धरती एक दुल्हन की तरह, जैसे विवाह में एक लड़की सुंदर लगती है, खड़ी रहती है तैयार होकर, ऐसे धरती खड़ी है। दूसरी तरफ उसका पति जो है सैनिक है, दुल्हा जो है उसको दूल्हे के वेश में खड़े होना चाहिए लड़के को, लेकिन वह किस वेश में खड़ा है? वीरों के वेश में खड़ा है। अर्थात एक तरफ नई शुरुआत है तो दूसरी तरफ अंत है। अब अंत कैसे कह सकते हैं कि जो सैनिक जा रहा है उसे पता नहीं है कि मैं युद्ध लड़ने जा तो रहा हूँ, लड़ाई लड़ने सीमा पर, लेकिन वापस लौटूंगा या नहीं ये मुझे पता नहीं है। हर सैनिक के साथ ऐसा ही होता है कि वह वापस लौटेगा या नहीं, घर वाले उसका मुंह देख सकेंगे या नहीं, वह घर वालों से मिल पाएगा या नहीं, कुछ पता नहीं होता। तो एक तरफ नई शुरुआत है, दूसरी तरफ ऐसे लग रहा है किसी चीज़ का अंत होने जा रहा है। वीरों का कैसा हो बसंत, यहाँ तक हम पार्ट 1 में कर चुके थे, है ना। पार्ट 2, कह दे अतीत अब मौन त्याग। अतीत मतलब भूतकाल, पास्ट टेंस, मौन मतलब चुप रहना, और त्याग मतलब बलिदान। अब कवित्री जो है अतीत से पूछ रही है कि तुम अपना मौन त्याग दो और मुझे बतलाओ। देखो क्या क्या बतलाओ, अतीत से वो क्या क्या पूछती है। लंके तुझमें क्यों लगी आग। लंके, लंका, रावण की लंका, सोने का महल, उसमें आग लगी थी। अब हम सब जानते हैं, बहुत ही ये अच्छी स्टोरी हमने पढ़ी हुई है, बहुत ही सुनी हुई है कि रावण ने सीता का हरण किया छल कपट करके, एक ऋषि का वेश धारण करके। उसके बाद राम लक्ष्मण दोनों तपस्वी के वेश में थे। वानर सेना के साथ उन्होंने क्या किया, लंका पर कूच की थी, मतलब आक्रमण किया था, और अंत में राम ने उस पर क्या प्राप्त की थी? विजय प्राप्त की थी। अब ये आग लगी, क्यों आग लगी थी? क्योंकि हनुमान एक दूत बन के गए थे वहाँ संदेश देने, सीता माता से मिलने गए थे कि वो सुरक्षित हैं और हम जल्दी आक्रमण करने वाले हैं, आप चिंता ना करें, हम जल्दी आपको यहाँ से लेके जाएंगे। तो पता चल जाता है रावण को, तो रावण ने उसकी पूंछ में क्या लगवा दी? आग लगवा दी। तो हनुमान ने सोचा कि क्यों ना इस पूरी लंका को ही क्या कर दूं, आग लगा दूं, है ना। तो हनुमान ने क्या किया था? पूरी लंका में आग लगा दी थी। जैसे ही आग लग गई तो रावण और भड़क उठा और धीरे धीरे युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। तो कह रहे हैं कि ऐ लंका तू मुझे बता तुझ में आग क्यों लगी थी। जब आग लगी धीरे धीरे माहौल बदलता गया। रावण भी यहाँ से पूरी तरह से तैयार था आक्रमण करने के लिए, और वहाँ राम समुद्र तट पर बैठकर, रामेश्वरम के समुद्र तट पर वानर सेना को तैयार कर रहे थे। तो ये था कि सच्चाई की विजय हुई, यहाँ अच्छाई की विजय हुई बुराई पर। ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग। कुरुक्षेत्र ये युद्ध हुआ था महाभारत का, आपको याद होगा, कुरुक्षेत्र का युद्ध या महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में। तो कौरवों ने जो है उनका पांडवों को जो हिस्सा देना था वो दिया नहीं था। दूसरी तरफ युधिष्ठिर थे, पुत्र के मोह में जो पुत्र गलत काम करता गया उसमें वो सपोर्ट करते गए। धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे और फिर भी समझ सकते थे कि मेरा बेटा गलत है, सब समझ भी रहे थे, लेकिन फिर भी पुत्र के मोह में वो कभी उसका विरोध नहीं कर पाए, है ना। तो धीरे धीरे ये परिस्थितियाँ किस में बदल गई थी? युद्ध में बदल गई थी। और हमें पता है पांडवों का पक्ष जो था वो सत्य की ओर था और दुर्योधन अहंकार और असत्य के पक्ष को लेकर था। तो अंत में विजय किसकी हुई थी? पांडवों की हुई थी, है ना। तो एक महाभारत का युद्ध और एक रामायण का युद्ध। तो महाभारत के युद्ध को तो सबसे बड़ा युद्ध भी कहा जाता है। आज तक इतना बड़ा युद्ध किसी देश में या कहीं किसी और स्थल पर हुआ नहीं है। तो ये दोनों ही अतीत की चीज़ें पास्ट टेंस में हो चुकी हैं, भूतकाल में। तो यहाँ पे कवित्री जो है कहती है कि हे भूतकाल, हे अतीत, अब तू मौन त्याग दे और बता सच्चाई की विजय कैसे हुई थी, या तूने सच्चाई को विजय कैसे दिलवाई थी। बतला अपने अनुभव अनंत। अनुभव मतलब तजुर्बा, अनंत मतलब जिसका कोई अंत न हो। वीरों का कैसा हो बसंत। कह रहे हैं कि अपने अनुभव बता ताकि हमें भी उनसे कुछ सीखने को मिले कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। हल्दी घाटी के शीलाखंड। हल्दी घाटी ये राजस्थान में एक प्लेस आया हुआ है, बहुत फेमस है। और शीलाखंड मतलब बड़े बड़े चट्टानें या पर्वत।
बड़े बड़े पर्वत या चट्टानें। ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, दुर्ग मतलब किला, सिंहगढ़ के प्रचंड मतलब बहुत ही मजबूत। इसमें शिवाजी और तानाजी मालसरे की स्टोरी छिपी हुई है, वो बताती हूँ। राणा ताना का कर घमंड, राणा महाराणा प्रताप, ताना तानाजी मालसरे, घमंड मतलब अभिमान। अब ये जो 3 लाइन है ना, इसके पीछे स्टोरी छुपी हुई है, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है ना 3 पंक्तियों के पीछे, वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी। पहले हम डायरेक्ट मीनिंग कर चुके हैं। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ये भी एक युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, ठीक है। फिर दूसरा था तानाजी मालसरे और उदय भानु के बीच में। तानाजी मालसरे शिवाजी के सेनापति थे, बहुत ही उन्हें अभिमान था तानाजी मालसरे पर, क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार और यूँ कहें कि स्वामी भक्त सेनापति थे, है ना। तो इसकी जो स्टोरी छुपी हुई है वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी, आपको बहुत ही अच्छा भी लगेगा वो स्टोरी सुनकर। 2 जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, कह रहे हैं कि ये स्मृतियाँ आज ज्वलंत मतलब आग लगा दो, इतनी याद दिलाओ, सारी की सारी बातें हमको बताओ कि किस प्रकार हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने विजय प्राप्त की थी। अच्छा, दुर्ग, दुर्ग मतलब किला, एक किला था शिवाजी का, उस पर उदय भानु करके एक मुस्लिम राजा था, उस पर इसने विजय हासिल करके रखी थी, मतलब एक तरीके से कहें कि अपने कब्जे में कैद करके रख दिया था। हालांकि वो था किसका, शिवाजी का था, लेकिन इस उदय भानु करके जो मुगल राजा था उसने अपने कब्जे में करके रख लिया था। तो तानाजी मालसरे ने उस पर क्या किया था, आक्रमण किया था और उस पर विजय प्राप्त की थी। तो कह रहे हैं कि जितनी भी स्मृतियाँ हैं वो सारी की सारी बता दो, आग आज उसमें ज्वलंत मतलब जैसे आग लग जाए कि किस किस प्रकार इतिहास में लोगों ने बुराई पर विजय प्राप्त की है। वीरों का कैसा हो वसंत, भूषण अथवा कविचंद नहीं। भूषण शिवाजी के राज्य में कवि थे, शिवाजी के दरबार में। आपको पता है, आपने 19 चैप्टर किया है महाकवि कालिदास, है ना, उसमें आपको बताया था कि विक्रमादित्य करके एक कवि हो चुके हैं, विक्रमादित्य करके एक राजा हो चुके हैं, है ना। और एक बाण नाम के कवि थे, उन्होंने हर्षचरित करके एक पुस्तक लिखी है, उसमें कालिदास का वर्णन किया गया है। तो इसमें क्या है कि जैसे कालिदास विक्रमादित्य के 9 नवरत्न मतलब 9 ऐसे कलाकार, कोई संगीत के क्षेत्र में, कोई काव्य लिखने के क्षेत्र में, या कोई कलाकार बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो, कोई नृत्यकार हो सकता है। तो नवरत्न मतलब ऐसे 9 कलाकार थे, उसमें कालिदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ था। उसी प्रकार शिवाजी, वीर शिवाजी, ये आपको पता है मराठाई राजा थे, मराठा के थे। शिवाजी के दरबार में भी ऐसे 9 रत्न थे, उसमें भूषण नाम के क्या हो चुके हैं, कवि हो चुके हैं। अथवा कवि चंद नहीं, चंद ये चंद बरदाई इनका पूरा नाम है। पृथ्वीराज रासो के पृथ्वीराज चौहान, ये आपने सुना है ना, एक बहुत बड़े राजा थे, शक्तिशाली राजा थे, उनके दरबार में एक कवि थे जिनका नाम था चंद बरदाई। ऐसे कवि आजकल हमें मिलते नहीं हैं। बिजली भर दे वह छंद नहीं, छंद एक प्रकार का व्याकरण का प्रकार होता है, व्याकरण क्या है, एक टॉपिक पाया जाता है, वो भी आपको स्टोरी के साथ समझाऊंगी। बिजली भर दे वह छंद नहीं, बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली उसे इंग्लिश में हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ऐसा छंद नहीं पाया जाता जिसे सुनकर लोगों के या जो पाठक हैं उनके मन में आग लग जाए। है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, कलम मतलब पेन, स्वच्छंद का मीनिंग होता है आज़ाद। फिर हमें बतावे कौन हंत, हंत मतलब हमारा दुर्भाग्य है, हमें कौन बताएगा कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। अब ये जो एक पंक्ति है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। देखिए, आज़ादी से पहले जो है बहुत सारे कवि जिस टाइप की परिस्थितियाँ थी उसी टाइप की कविताएं, आर्टिकल्स, कहानियाँ, नाटक वगैरह लिखते थे। जैसे आपने 21 चैप्टर किया था क्रांतिकारी शेखर का बचपन, उसमें शेखर ने एक नाटक लिखा था स्वाधीन बाधाहीन भारत, है ना, और उसके जो नायक थे वो कौन थे, महात्मा गांधी। अच्छा, ये नाटक लिखा था उसने छुपा के रखा था ताकि उसके पिताजी देख न लें, क्योंकि पिताजी ब्रिटिशों के
फेवर में थे और शेखर जो था ब्रिटिशों के अगेंस्ट में था। अब एक और बात आपको बता दूं, आज़ादी से पहले जो भी कवि, लेखक या नाट्यकार ड्रामा वगैरह, कविता या कहानी लिखता था, वो आज़ादी से मान लीजिए संबंधित होती थी ना, तो अब इसको पब्लिश करना है कि नहीं करना है वो किसके हाथ में हुआ करता था? ब्रिटिशों के हाथ में, क्योंकि उनका राज्य चलता था, उनकी मर्जी थी, हम पाबंद थे। तो देखते थे कि पूरी पोयम जो है उसमें प्रोत्साहन दिया गया है या ऐसी हिम्मत भरी, साहस, वीरता भरी बातें बताई गई हैं कि ये लोग सारी की सारी प्रजा जो है वो एक साथ एकजुट हो जाएगी और हमारे खिलाफ, हमारे अगेंस्ट में क्या करेंगे लोग? आंदोलन चलाएंगे। तो ऐसी कविताओं को ब्रिटिश सरकार पब्लिश होने नहीं देती थी। वो पोयम ऐसी की ऐसी कवि के पास या लेखक के पास अपना आर्टिकल रह जाता था। तो इसीलिए यहाँ पे कवित्री ने क्या कहा है मेरे पास कलम, लेकिन वह बंधी हुई है, स्वच्छंद नहीं है। अभी कलम जो होती है, पेन, उसको क्या हम बांध के रख सकते हैं कि तुम कह दो बैठी रहो यहाँ पे? ना, कलम स्वच्छंद नहीं है, अर्थात मेरे पास कविताएं लिखने की ताकत है, शक्ति है, योग्यता है, लेकिन फिर भी मेरी पेन जो है, मेरी कलम जो है वो आज़ाद नहीं है। इस कलम के ज़रिए मैं कविताएं आज़ादी की लिख नहीं सकती। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? क्योंकि मैं ये सारी की सारी चीज़ें जो है जनता में बताना चाहती हूँ, लोगों को, पब्लिक को बताना चाहती हूँ कि हमें आज़ादी कैसे मिले, कैसे इतिहास में लोगों ने अच्छाई की जीत करवाई है और बुराई को पराजित करवाया है, लेकिन मेरी कलम जो है वो बंधी हुई है, वह आज़ाद नहीं है। फिर ये हमारा दुर्भाग्य है। हमें कौन बताएगा कि वीरों का वसन कैसा होना चाहिए और कैसे हम धरती माँ को आज़ादी दिलवा सकते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 2। पार्ट 3 में मैं आपको इन दो जो स्टोरी छुपी हुई है और छंद क्या होता है ये बताऊँ। ओके, आई होप आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आई होगी और जो पीछे आपको होमवर्क करना है वो भी आपको बता देती हूँ। एक शब्द समूह है प्राची, पूर्व दिशा। इसके बाद स्वाध्याय 1 वाक्य में, 3-4 वाक्य में, विस्तार में उत्तर लिखें। ये सारे आपको करने हैं। ओके, पार्ट 3 हम कल करेंगे। थैंक यू।